नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी तैयारी 4.0 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। जिन छात्र छात्राएं, दोस्त, भाई बहन किसी का भी सब्जेक्ट हिंदी है, यह प्रैक्टिस सेट उन सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, हम लोग मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, तो 11 कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 6 to 8 के लिए। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय मतलब 9 to 10 के लिए। फिर इसके बाद में चालू होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब 11 to 12 के लिए। तो दोस्तों, एक एक करके, जैसे एक दिन आज ये 6 to 8 चालू होगा, दूसरे दिन फिर आएगा 9 to 10, फिर तीसरे दिन आएगा आप सभी का 11 to 12। फिर ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा आप सभी का। 11 सेट हो चुके हैं आप सभी के 6 to 8 के। वैसे ही आप सभी के 20 करवाने हैं 6 to 8 के, 20 करवाने हैं 9 to 10 के, 20 करवाने हैं आप सभी के 11 to 12 के। दोस्तों, 60 प्रैक्टिस सेट ये हो गए, फिर बचेंगे 40 प्रैक्टिस सेट। फिर आप सभी के 10-10 फिर करवा दिए जाएंगे सभी के, और आपको मार्केट से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिस सेट इतने करवा दिए जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि प्रैक्टिस सेट आप सभी को करना भी है, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यू आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। 100% प्रैक्टिस सेट का टारगेट है कि आप सभी के लिए 100 सेट लगवाए जाएँ आप सभी को, वो भी 80-80 प्रश्न के। एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, एससीईआरटी की बुक्स आती हैं उनके क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उनको सबको कवर करेंगे, एक भी बुक छोड़ी नहीं जाएगी जो इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, या आप सभी लोग व्हाट्सएप पर डीएम करते हैं, तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट का नाम बता दिया जाएगा और आप सभी लोग मार्केट से ले आना। दोस्तों, आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 9 to 10 के लिए, तो बारीकी से देखेंगे। इतना एक्सप्लेन आज कर दिए रहे, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इतना एक्सप्लेन नहीं होगा और ना ही इतना टाइम गंवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को लाइक ज़रूर करिए, जिससे क्या है, थोड़ा मुझे मनोबल मिलता है और आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, तो वह हिम्मत आप सभी लोग लाइक करके देते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। पहला नंबर प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घर उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार, चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो इनमें से कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में, आप सभी को यह बताना है। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, रूपक अलंकार है। अच्छा, रूपक अलंकार क्यों है? जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, डिफिनेशन याद रखना रूपक अलंकार की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न आप सभी का है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो जाएगी निर्धन में, ठीक है। यदि विसर्ग से पूर्व आ या आ मतलब छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। वही यहाँ पर निह प्लस धन का निर्धन हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? निह प्लस धन निर्धन हो जाएगा, ठीक है। यह आप सभी की संधि विच्छेद हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न का तीसरा नंबर सही, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों? इसमें ज्यों शब्द दिया गया है तो यह वाचक है, तो वाचक शब्द कुछ है उत्प्रेक्षा अलंकार की, वह याद रखना, क्योंकि यही बार बार आते हैं। जैसे जन हो गया, सभी का क्या हो गया? जन हो गया, और जानो हो गया, मन हो गया, मानो हो गया, और कौन सा हो गया? एक मनो, मनो मनो हो गया आप सभी का, और एक ज्यों, ठीक है। तो यह आप सभी के क्या हो जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों के साथ में त्यों भी लगा लेना, त्यों भी है। तो यह वाचक शब्द अगर आते हैं किसी भी पंक्ति में, तो आप सभी का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और दोस्तों, उपमा अलंकार के लिए आप सभी को लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे सा हो गया आप सभी का, सा, ठीक है। सी हो गया, से हो गया, सरिस हो गया, सरिस हो गया, और दोस्तों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, समान, ठीक है। तो यह अगर वाचक शब्द आते हैं तो आप सभी का उपमा अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष अलंकार क्या अर्थ होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक। जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा चरण धरत चिंता करत, ठीक, और भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यह सब किसके हैं? उदाहरण श्लेष अलंकार के हैं। और
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, क्या उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो अब हम लोग पिछला देख चुके हैं रूपक अलंकार, अब आगे एक्सप्लेन इसका नहीं देखेंगे। चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। एक सेकेंड। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है यह आप सभी को बताना है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये पहला हो जाएगा वीर, दूसरा भयानक, तीसरा वात्सल्य, चौथा श्रृंगार। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। तो इसमें कौन सा श्रृंगार रस होगा? श्रृंगार तो 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा श्रृंगार होगा? तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा। कौन सा? वियोग श्रृंगार होगा। तो वियोग श्रृंगार आप लोग याद रखना, वियोग श्रृंगार होगा। ठीक। और दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बाकी वीर रस, वात्सल्य रस, यह सब जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे समझाते जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न में समय लगाना उचित नहीं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वियोग श्रृंगार होता है एक, अभी ऊपर हम लोग देखे थे वियोग श्रृंगार का उदाहरण। एक होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। यह 2 प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए जहाँ संयोग श्रृंगार और आप सभी का वियोग श्रृंगार का हम लोग उदाहरण देख चुके हैं। संयोग श्रृंगार का आप सभी को उदाहरण अभी बताएंगे। ठीक, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो रेखांकित शब्द क्या है आप सभी का? तो कोई में यहाँ पर लगा नहीं है लाइन, तो लेकिन कोई में यहाँ पर रेखा खींची हुई है नीचे। ठीक है, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें क्या रेखांकित शब्द है? क्या है? तो क्या है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा। परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है कि सर्वनाम है? तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को बताना पड़ेगा। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, से, जो, सो, यह 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक, यह याद रखना। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखना, सर्वनामिक विशेषण तब कहते हैं सर्वनाम को जब वह विशेषण का कार्य करते हैं, तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भरपेट भोजन किया, तो इसमें वह भरपेट भोजन किया गुणवाचक विशेषण जैसे आप सभी का है। तो कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची, ये सब होते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक, बाकी धीरे धीरे आते रहेंगे प्रश्न, वैसे वैसे डिस्कशन करते जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में। तीसरा हो जाएगा आप सभी का सही, अद्भुत रस में विस्मय अस्थाई भाव होता है। ठीक है, हास्य रस, बाकी शांत रस, विभत्स रस, ये सब आगे बताते रहेंगे, क्योंकि प्रश्नों में आएंगे तो मतलब है नहीं कोई एक जगह पर डिस्कशन करना। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 12 होती, 14 होती, 16 होती, 18 होती, कितनी होती? तो 3 नंबर सही हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। इससे क्या है, आपको तो लाभ हो ही, आपके दोस्तों को भी लाभ हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे सेशन को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग इतना जरूर करना, क्योंकि यह अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए जरूर इतना कर देना। 9 नंबर प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव, इसमें सोचना ही नहीं, जो तैयारी कर रहा होगा उसको तुरंत तीसरा लग दिख जाएगा कि तीसरा वाला सही है। अच्छा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अब यहाँ पर देखो बताया दे रहे हैं, अभी पिछला प्रश्न बताते, यहाँ भी बताते, 2 बार हो जाता है। सॉरी, एक साथ में कोई जरूरी नहीं एक जगह पर सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, लेकिन एक्सप्लेन की जाएंगी। जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव तो आप सभी को पता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, क्योंकि एक दो चीज़ें आप सभी से पूछनी चाहिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सही वर्तनी है, तो सही वर्तनी इसमें बताना है आप सभी को कौन सी है? तो षष्ठम इसमें सही वर्तनी हो जाएगी, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि कम समय में आप सभी को 80 प्रश्न कराने, थोड़ा स्पीड करेंगे। और आप सभी लोग थोड़ा, अगर आप लोगों को स्लो लगता हो तो स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड लगती हो तो आप लोग नॉर्मल अगर वो इस पर देखते हैं तो आप सभी को समझ में आएगा। 11 नंबर प्रश्न, अधा विलोम है। अधा का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधा का विलोम पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रति हो जाएगा कि ऊपरी हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अधा का विलोम ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी नहीं, यहाँ पर ऊपर लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता है। एक सेकेंड, ऊपर लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता ऊपर। ठीक है, तो समाप्त का पूछा जाए विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। रति का क्या हो जाएगा विलोम? सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? तो कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है आप सभी को बताना है। वीणा पाड़, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास, तो वीणा पाड़ आएगा, एक वाला सही हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, चलिए जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। सरस्वती माता का पर्यायवाची क्या है? वीणा पाड़ी है। ठीक है, और जहाँ आप सभी को पर्यायवाची दिखे तो वहाँ पर बहुब्रीहि लगा देना, सही हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है यह बताना है। तो केसरी नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, बाकी मार्तंड, पतंग, मरीचि, ये सब क्या हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। सूर्य के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे दिवाकर आप सभी का हो गया, भास्कर हो गया, क्या भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया,
ये सब कि अच्छा केसरी पूछा जाए तो सिंह का पर्यायवाची, किसका? सिंह का पर्यायवाची। चलिए दोस्तों, हम लोग 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास कौन सा नहीं है यह बताना है सभी को। नीलगाय नहीं है, प्रिय सखा नहीं है, कृताकृत नहीं है कि विद्याभ्यास नहीं है। शायद चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो अब देख लीजिए, विद्याभ्यास नहीं है। कौन सा इसमें कर्मधारय समास नहीं है, तो यह बताना है। तो इसमें कौन सा 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? चौथा, विद्याभ्यास नहीं है। ठीक है, तो विद्याभ्यास तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और बाकी नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, ये सब क्या हो जाएंगे? कृताकृत बार बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें कर्मधारय समास है, प्रिय सखा कर्मधारय समास है, नील गाय कर्मधारय समास है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर बताना है 15 नंबर का। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं? चक्षु नहीं, अच्छी नहीं, दृग नहीं, और यह चौथा के अतुल नहीं। कौन सा नहीं है? तो आप सभी लोग लगाएंगे अतुल नहीं है। क्या? अतुल नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, तभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। ठीक, अतुल अगर पूछा जाए तो अतुल, अतुल क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना न की जा सके, तो अद्वितीय, जैसे अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, सभी का अतुल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अद्वितीय। बाकी दृग हो गया, चक्षु हो गया, अच्छ हो गया, और आप सभी का लोचन हो गया, ठीक है, नयन हो गया, नजर हो गया, ये सब आंख के पर्यायवाची है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है यह बताना है। तो शिक्षित लग गया, उपसर्ग लग गया, तो सुशिक्षित हो गया। तो शिक्षित को अलग कर दीजिए, सु को अलग कर दीजिए, तो सु उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग लगते हैं शब्दों के आगे, जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है यह बताना है। देखिए सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा रस है यह बताना है आप सभी को। तो वियोग श्रृंगार है, रौद्र श्रृंगार है, करुण श्रृंगार है, करुण रस है कि शांत रस है? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो करुण रस है। क्या है? करुण रस है। चलिए दोस्तों, अच्छा वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर श्रृंगार रस हो, उस श्रृंगार रस के साथ में दुख व्यक्त किया जाए, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, बाकी करुण रस होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा नहीं है, मराठी नहीं, पूर्वी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी नहीं, राजस्थानी नहीं। तो मराठी आप सभी की हिंदी की उपभाषा नहीं है। ठीक है, तो यह याद रखना। बाकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा जल्दी करेंगे, तभी 80 क्वेश्चन आप सभी के हो पाएंगे। तुर्की शब्द नहीं है, तो बावर्ची नहीं है, बेगम नहीं है, दरोगा नहीं है, डेरा नहीं है। तो डेरा जो है तीसरा नंबर आप सभी का तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है, बावर्ची हो गया, बेगम हो गया, दरोगा, यह सब तुर्की शब्द हैं। और नौकर, बहादुर, चादर, चमचा, कैंची, ये सब क्या है? तुर्की शब्द है। ठीक है, ये भी याद रखना, नौकर क्या है? तुर्की शब्द है। चलिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग दोस्तों। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए शब्द बताना है, एक सही शब्द बताना है। ठीक है, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, अप्रमेय हो जाता है। ठीक है, अप्रमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? कांच है। क्या है? कांच है। जिस शब्द पर चंद्रबिंदी लगी होगा तद्भव शब्द होगा। बस आप लोग पहचान याद रखना कि जिस शब्द पर चंद्रबिंदी लगी होगी वह तद्भव होगा। ठीक, तीसरा मतलब तद्भव शब्द है। बाकी घात, गोपाल, सकट, ये सब क्या हो जाएंगे आप सभी के? तत्सम हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदी भाषा की कितनी व्याख्या बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी व्याख्या विख्यात बोलियां हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो आप सभी को बताना है, 4 हैं, 10 हैं, 8 हैं, 5 हैं। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो 8 विख्यात बोलियां हैं। कितनी? सी वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। 8 विख्यात बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक खड़ी बोली हो जाएगी। कौन सी? खड़ी बोली हो जाएगी। और बांगरू हो जाएगी, जिसे हरियाणवी कहते हैं। कौन सी हो जाएगी? बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। और ब्रज हो जाएगी, ब्रज को याद रखना। कन्नौजी हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी, अवधी हो जाएगी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब याद रखना। 8 जो है विख्यात बोलियां हैं। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा यह बताना है। रामलला नाचू है, सतसई है, पृथ्वीराज रासो है, आल्हा उदल है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो तीसरा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो यह चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया था और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, इसमें है क्या पृथ्वीराज रासो में? पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की गाथा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वीर रस प्रधान भी है, ये भी कह सकते हैं वीर रस प्रधान है, बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और यह पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, चौथा कौन सा ऑप्शन दिया है? संयुक्त काल। तो आप सभी का चौथा सही हो जाएगा, संयुक्त काल कोई काल नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सभी आप सभी के क्या है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, और आप सभी का चौथा नहीं, ये पहला है आदिकाल। ये 4 आप सभी के कालों में विभाजित किया गया हिंदी साहित्य को। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रति जोड़कर बनाई गई क्रिया
धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, द्विकर्मक धातु क्रिया कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु क्रिया कहलाती हैं, या समस्त धातु कहलाती हैं? तो आप सभी को 25 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। सही हो जाएगा साधित धातु कर्म साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रति लगाकर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु अथवा सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या इसी को कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। ठीक, जैसे राम ने श्याम को हंसवाया, राम ने श्याम को हंसवाया, माँ ने पुत्र को सुलवाया, तो ये सब क्या हो जाएंगी? साधित सकर्मक धातु क्रिया हो जाएंगी। चलिए 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। और भाई सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई 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 गई चोट, यह बताना है सभी को। अलंकार इसमें कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है कि रूपक अलंकार है? तो आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि जैसे आप सभी की देखो, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थों में भिन्नता हो, वह यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्या है, सारंग शब्द की आवृत्ति अनेकों बार हुई है किंतु अलग अलग स्थानों पर उनके अर्थों में भिन्नता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, तो आप सभी का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई है? तो किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई है? 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विमल राय ने बनाई है। क्या बनाई है? विमल राय ने। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्मकार है विमल राय, और इस कहानी पर जो आप सभी का है उसने कहा था, इस पर एक फिल्म बनाई हुई है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो इसमें कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दृष्टांत। ठीक है, तो 27 नंबर का ए हो जाएगा दृष्टांत, कोई छंद नहीं होता है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, बैरवै, हर गीत का, उल्लाला, छप्पे, इंद्रवज्रा, सवैया, कवित्त, वसंत तिलका, यह सब क्या छंद है, लेकिन दृष्टांत कोई छंद नहीं होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि के, स्वर संधि के, या विसर्ग संधि के, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताना है आप सभी को। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक, तो आप सभी का हो जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, आप सभी को बताना है। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो हो जाएगा पश्च समृत। क्या ऊ हो जाएगा? पश्च समृत। ठीक है, याद रखना, ये हम जो ग्रामर की व्याकरण की चला रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसमें उसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसको, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पश्च समृत क्या है? बड़ा ऊ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? यहाँ छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है। तो चौथा हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा की बोलियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी। अच्छा, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली बांगरू, जैसे खड़ी बोली हो गई आप सभी की एक, दूसरी बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। ब्रज जैसे हो गई, तो और कन्नौजी हो गई, बुंदेली, यह 5 आप सभी की हो जाएंगी पश्चिमी हिंदी में। ठीक, 5 कितनी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में हो जाएंगी। 5 किस में हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में। ठीक, और देखा जाए कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं। 3 बोलियाँ कौन कौन सी आती हैं? एक आती है अवधी, कौन सी? अवधी आती है। दूसरी कौन सी? बघेली आती है। तीसरी छत्तीसगढ़ी आती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक, यह याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में कौन सा जाना जाता है? वो जाना जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा आप सभी का। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, ओ जाना। जैसे जैसे बालक होकर बालकों में, बालक में ओ लगा दो तो बालको हो जाता है। ठीक है, देश में ओ लगा तो देशो हो जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। चौथा हो जाएगा। ठीक है, कुशाग्र क्या हो जाएगा? आप सभी का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो उसमें कुशाग्र गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्कर्ष की इसमें गुणों की बात की जा रही है ना, जैसे एक गुण है होता है, ये कुशाग्र क्या होता है? गुण होता है। तो वो उसकी उत्कर्ष के गुण की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। सूरदास के गुरु कौन थे? आप सभी को बताना है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। रामानंद, रामदास, विट्ठलदास, तीसरा वल्लभाचार्य। तो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य सही। चलिए
हम लोग 35 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, गढ़ कहते हैं। तो यत कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। 35 नंबर दूसरा हो जाएगा सही आप सभी का। प्रश्न का उत्तर बताना है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अभिभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिभाव समास कहते हैं। तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह थोड़ा प्रश्न आप सभी को धुंधला लग रहा होगा, 15 नंबर प्रश्न, लेकिन बोल देते हैं, आप लोग सुन लिए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है। अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ बताना है, तो महामूर्ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, महामूर्ख। 16 नंबर भी थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोगों को बोल रहे हैं, सुन लेना। खग जाने खगही की भाषा लोकोक्ति का उक्त उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से बताइए। तो खग जाने खगही की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। ठीक, डी चौथा वाला सही हो जाएगा। यह दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण के बताना है। निर्गुण भक्त काव्य के कौन से प्रमुख कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास की कबीर? तो आप सभी का कबीर हो जाएगा। निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी। 17 नंबर का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूछ लिया जाए, सूरदास, तुलसीदास, केशव, तो ये सगुण भक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक, आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह आदिकाल की है। किसकी? आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो की किसने रचना की थी, आप सभी को बताना है कल, क्योंकि यह डिस्कशन हो चुका है पहले प्रैक्टिस सेट में, और साथ में डिस्कशन हो चुका है यह किसकी रचना है और यह इसमें किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित करना है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कारक, लिंग, वचन, पक्ष, क्रियापरक व्याकरणिक कोट को चिन्हित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि जितने जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकारद्योतक क्रिया है, कि औचित्य बोधक क्रिया है, कि अप्रत्यक्ष क्रिया है? इन चारों में से आंसर बताना है सभी को। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो योजक क्रिया हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी, योजक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? बिहारी नहीं है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है। भक्तकालीन कवि कौन से नहीं है, यह बताना है। तो बिहारी भक्तकालीन कवि नहीं है। कौन नहीं है? बिहारी। 21 नंबर का 1 हो जाएगा। अच्छा, तो बिहारी हैं क्या भाई? भक्तकालीन कवि नहीं है, तो रीतकालीन कवि हैं, इनको याद रखना। कहाँ क्या है? रीतकालीन कवि। ठीक है, अच्छा रीतकालीन कवि हैं कौन? बिहारी रीतकालीन कवि हैं। 21 नंबर का 1 सही हो जाएगा। और तुलसीदास पूछ लिया जाए, तो सूरदास पूछ लिया जाए, तो ये भक्तकालीन है, और वो भी सगुण काव्य धारा के। कबीरदास जी को पूछ लिया जाए, ये भी भक्तकालीन कवि हैं, लेकिन यह निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक, तो याद रखना, अंतर जरूर याद रखना, क्योंकि आप सभी लोग जैसे कबीरदास जी को देखेंगे वैसे लगा के चले आएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में पर ऊपर अधिकरण कारक है। क्या है? चौथा नंबर सही हो जाएगा 22 नंबर का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न बताना है, उत्तर बताना है आप सभी को। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर मंदिरा, सॉरी मंदिर है और फिर मंदिरा है, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, यह बताना है आप सभी को। पूजा घर पुजारी हो जाएगा, घर सवारी हो जाएगा, गुफा बड़ी गाड़ी हो जाएगा, कि देवालय अश्वशाला हो जाएगा। तो मंदिर और मंदिरा दोनों का बताना है। ठीक, तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, सॉरी 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का हो जाएगा चौथा, देवालय हो जाएगा मंदिर का, और मंदिरा का हो जाएगा अश्वशाला। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे गए प्रश्न है। और जिस बुक से करवा रहे हैं यह बुक तो बिल्कुल
रामबाण है, क्योंकि मैंने देखा है कि डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है आप सभी को। तो मिश्र वाक्य 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो मिश्र वाक्य बताइए। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ये तो संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। चौथा 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 24 नंबर का प्रश्न बताना, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यह क्या है? मिश्रित वाक्य है। तो इसमें चौथा हो जाएगा ऑप्शन सही। 4 नंबर का 24 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप सभी को पहचानना है मिश्रित वाक्य कैसे है। तो एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ये भी याद रखना, यही पहचान है। जैसे जहाँ, वहाँ, अगर, तो, आदि और की आ जाए आप सभी का, की ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह शब्द अगर आप सभी को देखने को मिले तो ये आप सभी क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे। फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। जैसे जब कभी भी आ जाए, जब कभी, की, जहाँ, वहाँ, अगर और ज्यों, ये सब आ जाए शब्द तो आप सभी का मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो चौथा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 25 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो यह बताना है। राजीव की उपेक्षा इसलिए हुई, तो यहाँ पर उपेक्षा होनी चाहिए। हाँ, राजीव की उपेक्षा इसलिए हुई क्यों, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवै हासी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, विशेषोक्त अलंकार है कि उपमा अलंकार है? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। तो आप सभी का विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्त अलंकार। जहाँ समर्थ कारण रहते हुए भी कार्य न हो रहा हो वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर है क्या? प्यास बुझाने के लिए पानी समर्थ कारण है, फिर भी मछली प्यासी है। ये भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब समर्थ कारण हो तब भी काम ना हो तो वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा यह बताना है। राम, रामचरितमानस और गंगा, यही हो जाएगा आप सभी का एक नंबर सही हो जाएगा। 27 नंबर का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आंशिक, आंशिक शब्द में प्रत्यय है, तो आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। तो अंश प्लस इक, तो क्या हो जाएगा? आंशिक। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। संधि विच्छेद कर लेना, आप सभी को मिल जाएगा प्रत्यय उपसर्ग दोनों। 29 नंबर प्रश्न का बताना है उत्तर। वाच्य होते हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। भाववाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में भाववाच्य बताइए। तो निम्न में भाववाच्य बताना आप सभी को। फूल तोड़ेंगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी, तो अब चला जाएगा, चला जाए, इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो 30 नंबर का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई आप सभी का सममात्रिक छंद हो जाएगा। दोहा और सोरठा आप सभी लोगों को बताना है किस प्रकार के छंद हैं। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। यह और तीसरा हो जाए चौपाई जो है आप सभी का सममात्रिक छंद है। ठीक है, और याद रखना क्योंकि यह बार बार पूछे गए प्रश्न और इसीलिए इसमें दिए गए हैं। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? उपसर्ग बताना है किस कोटि का है। उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य
जिम्मेदार व्यक्ति है, तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विशेषज उपसर्ग है कि देशज उपसर्ग है। तो इसमें तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। एक नंबर का सॉरी 32 नंबर का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तत्सम उपसर्ग वही होते हैं जिसमें संस्कृत होता है, संस्कृत का लगा होता है। और तद्भव तत्सम वही होते हैं जो संस्कृत से वही तद्भव जो होते हैं वही अगर उपसर्ग के रूप में लग जाते हैं तो क्या हो जाता है तद्भव उपसर्ग। विदेशज शब्द जो होते हैं अगर उपसर्ग के रूप में लगते हैं तो विदेशज उपसर्ग हो जाते हैं। देशज शब्द अगर लगते हैं तो देशज उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है, पद्यांश होता है। तो प्रत्यय कौन सा होता है? वाक्यांश होता है, शब्दांश होता है, पद्यांश होता है, पद्यांश होता है। तो शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। 33 नंबर का एक सही हो जाएगा। प्रत्यय होता है शब्दांश। ठीक है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। तो वर्ण विच्छेद बताना है उद्यान का। तो आ तो होगा नहीं, तो चौथा ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए उद्यान, तो ऊ हो जाएगा, आधा दा हो जाएगा, या हो जाएगा, और ना तो है ही है, और छोट हो जाएगा आ। ठीक, तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसमें बड़ा आ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बड़ा आ दिया हुआ है। और साथ में दोस्तों एक सेकेंड, दा पे हलंत किसी में दिया नहीं है। दा पे हलंत इसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें बड़ा नहीं है। तो इसमें अगर दा पे हलंत हो जाए, दा पे हलंत इस पे है, ठीक है, यहाँ पर मिट गया होगा, तीसरा सही हो जाएगा। अगर नहीं तो दूसरा भी सही होगा। यहाँ पर हलंत लगाना पड़ गया तो दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दा पर हलंत नहीं लगेगा तब तक आएगा नहीं। तो यहाँ पर दा पर हलंत लगा है दूसरे वाले ऑप्शन में, लेकिन बड़ा आ नहीं है। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। चौथा तो होगा नहीं, दो बच्चे, तो एक दोनों में से अगर दा पर हलंत लगा देते हैं तो आप सभी का सही हो जाएगा उद्यान। तो ऊ हो जाएगा, दा पर हलंत हो जाएगा, और या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ना हलंत के साथ में छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का हो जाएगा उद्यान। चलिए 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? 35 नंबर का उत्तर बताना है। तो भाख धातु से बनी है। तो आप सभी का आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 नंबर का ए हो जाएगा कि दो हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर बताना है तो आप सभी का भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातु प्लस ऊष्मा, धातु ऊष्मा हो जाएगा। तो अयाद संधि तो होगी नहीं। ठीक है, गुण संधि होगी नहीं, यड़ संधि होगी नहीं, तो बची क्या? दीर्घ संधि। तो आप सभी की दीर्घ संधि हो जाएगी। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, धातु ऊष्मा में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास बनता है, द्वंद्व समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है कि तत्पुरुष समास बनता है? तो आप सभी का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय समास बनता है विशेष और विशेष से। विशेष विशेषण भी हो सकता है, विशेष विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से कि राजस्थानी हिंदी से? तो खड़ी बोली 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है खड़ी बोली। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है। मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर कौन से होते हैं? छोटा ऊ को कहते हैं, पेन ले लेते हैं थोड़ा, छोटा ऊ को कहते हैं कि छोटी ई को कहते हैं कि बड़ी ई को कहते हैं कि आ को कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो आ को मध्य स्वर कहते हैं। क्या? छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो उत्तर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? रा और माँ का रूप होगा। रा और माँ का रूप क्या होगा? तो अगर रा प्लस माँ कर दिया जाए तो रम हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? रम। यह क्या हो जाएगा? रम, रम। ये तीसरा सही हो जाएगा। पढ़ने में भी नहीं आता है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है? तो प्रा में कौन सा पूर्ण वर्ण है आप सभी को बताना है, कि पा है कि रा है कि दोनों है? एक दोनों तो होंगे नहीं, एक ही होगा, तो एक का बताना है सभी को। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर प्रा में रा पूर्ण है। अच्छा, प्रा पढ़ते हैं जब, तो आप सभी को जीभ आप सभी की कहाँ पर रुकती है? पा पर रुकती है कि रा पर? प्रा,
रा पर रुकते हैं और रा के साथ में आ भी बोल रहे हैं तो रा पूरा होगा, पा आधा होगा। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई, ठेस, कौन सी है? तो पंच परमेश्वर है। अच्छा, उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। इस पर मूवी भी बन चुकी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री हैं, सुदर्शन है, जयशंकर प्रसाद हैं और कि प्रेमचंद हैं। तो आप सभी लगाएंगे प्रेमचंद। चौथा सही हो जाएगा। प्रेमचंद को देखते ही कहानी आ जाए, वहाँ प्रेमचंद लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इतना याद रखना। प्रसिद्ध कहानीकार हैं। हार की जीत एक है, तो अगर आप सभी लोग सुदर्शन को देखेंगे तो इनकी एक पुस्तक है, एक रचना है, हार की जीत की, हार की जीत। यह पूछी जाती है तो याद रखना। ठीक, ये बहुत बार पूछी गई है। और आप सभी की जैसे पूछ ली जाए जयशंकर प्रसाद की छाया पूछ ली जाए, ममता पूछ ली जाए, आकाशदीप पूछ ली जाए, प्रतिध्वनिक पूछ ली जाए, ये सब कहानियाँ हैं। आकाशदीप बार बार पूछी गई है तो आकाशदीप याद रखना, कहानी है। क्या है? आकाशदीप कहानी है। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी है। और प्रेमचंद जी की ईदगाह तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो ये सब याद रखना। और ईदगाह तो है ही है, बड़े भाई साहब है, और शतरंज, ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। ठीक, चलिए अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, भागीरथ मिश्र जी ने कहा है, कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है? बताइए चारों ऑप्शन में से। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। चौथा हो जाएगा। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक काल की मीरा मानी जाती हैं भाई साहब महादेवी वर्मा जी। देखिए और लगा दीजिए टिक, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आधुनिक काल की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो अब हम लोगों को देखना है। अच्छा, इनकी यामा याद रखना, यामा जो है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। यामा के लिए मिला था। और 1982 में, क्या 1982 याद रखना। 1800 गलती से निकलने जा रहा, तो यामा 1800 या 1982 में यामा कविता के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था। अगर पूछा जाए महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखना। चलिए 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निराला को कैसा कवि माना जाता था? अवसरवादी, क्रांतिकारी कवि, पलायनवादी की भाग्यवादी? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। क्रांतिकारी कवि माना जाता था। अच्छा, निराला जी का जन्म पूछ लिया जाए तो इनका याद रखना 1897 में हुआ था जन्म। महादेवी वर्मा जी का 1907 में हुआ था, इनका 1897 में हुआ था। दोनों लोगों को याद रखना। और 1897 में इनको क्रांतिकारी माना जाता है कवि, ये भी याद रखना। और निराला जो है छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक, छायावादी कवि थे निराला, ये भी याद रखना। और राम की सख्त पूजा इनकी एक लंबी कविता है। राम की सख्त पूजा इनकी एक लंबी कविता है। राम की सख्त पूजा बार बार पूछा गया, याद रखना। जो जो याद आता जा रहा है वो बताते जा रहे हैं। कुछ छूट जाएगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, साथ में व्याकरण की क्लासेस चल रही उसको भी देखिए। सभी चीज़ें देखिए, आप लोगों का TRE 4 ऐसे इसी नहीं क्लासेस से निकल जाएगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं। तो संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं। सामंत विरोधी, प्रबंध शैली, मानवीय समता, और कौन सा है? निर्गुणोपासना। ठीक है, तो निर्गुणोपासना चौथा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह बताना है 47 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इसमें प्रबंध शैली हो जाएगा। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? प्रबंध शैली। चलिए 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है हम लोगों को।
उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, सुदर्शन को कहा जाता है, कि अमरलाल नागर को कहा जाता है, कि प्रेमचंद जी को कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक। तो कौन सा 48 नंबर का चौथा हो जाएगा। और इनके उपन्यास भी याद रखना, निर्मला जैसे होगा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। इनके तो टंग ऑफ जीप पर होना चाहिए। टंग ऑफ कहने जा रहे थे, जीप पर होना चाहिए। ठीक है। और जैसे जयशंकर प्रसाद का भी याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास याद रखना, जैसे स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी, ये 3 नाटक इनके जयशंकर प्रसाद जी के याद रखना। अमरलाल नागर जी का आएगा सुहाग के नुपुर। अमरलाल नागर जी का कौन सा उपन्यास है? सुहाग के नुपुर। ये भी याद रखना, सुहाग के नुपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, और बार बार पूछा जाएगा तो नुपुर हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, जैसे जैसे याद आते जाते हैं आगे बताते जाएंगे। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न होगा। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? द्रौपदी ने, मेनका ने, उर्वशी ने? 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। अगर यह थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। ठीक है। तो अच्छा, शकुंतला को आप जानते होंगे। शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो मेनका की ही पुत्री थी शकुंतला। चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, भारत रत्न? तो ज्ञानपीठ मिल चुका है पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को। 1982 में मिला था, 1982 में मिला था। पीछे बता चुके हैं, यामा के लिए। ठीक है। तो यामा के लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1982 में मिला था। इनकी रचनाएं है नीरजा याद रखना, निहार याद रखना, रस्म याद रखना, और गिल्लू एवं संध्या गीत भी याद रखना। ये सब इनकी रचनाएं हैं। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भरत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास तो है नहीं, भक्तकालीन कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत और नागार्जुन। इन चारों में से बताना है छायावादी कौन है। तो आप सभी को बताना है तीसरा, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। ठीक है। और तुलसीदास राम भक्त हैं। नागार्जुन को पूछ लिया जाए तो नागार्जुन तो आप सभी बाबा नागार्जुन को जानते ही होंगे, प्रगतिवादी कवि हैं। कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर में अभी प्रगतिवादी डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियोज़ को। बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हिंदी साहित्य के। आप लोग एक एक अगर वीडियो फॉलो कर लेते हैं तो आप सभी की बुक्स तैयार हो जाएंगी, और बुक्स तैयार करना ही बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए। हम तो एक घंटे में कौन सा करा रहे हैं? 80 प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है। और 80 प्रश्न करवा रहे हैं, और लोग तो 50 मिनट में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवा पाते हैं। तो वैसे पढ़ने से मतलब नहीं कि 50-60 मिनट आप गंवा दें, 20-30 क्वेश्चन तैयार हो, वो भी हिंदी के कम से कम 1 घंटे में 100 के क्वेश्चन के आसपास तो जरूर तैयार होने चाहिए, तभी आप लोग पढ़ने में माने जाएंगे। नहीं तो 20 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा भी पढ़ लेगा। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो ललित गीतों का संग्रह कौन सा है निराला द्वारा रचित? गीत कुंज है, गीतावली है, कि गीतिका है, कि अड़िमा है? 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को, और आशा करते हैं आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आप सभी का गीतिका हो जाएगा। ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका। 52 नंबर का हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाप्राण कहा जाता है निराला जी को, याद रखना, हल्के मत लेना। निम्नलिखित में से कौन कौंतेय नहीं है? तो कौन कौंतेय नहीं? युधिष्ठिर नहीं, अर्जुन नहीं है, भीम नहीं है, नकुल नहीं है। कौन कौंतेय नहीं है? 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नकुल जो है कौंतेय नहीं है। अच्छा, कौंतेय कहा किसके जाता था? जो कुंती के पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये कौंतेय कहते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये 3 लोगों को कौंतेय कहा जाता था। और अच्छा, राजा पांडु जो थे उनके 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कौन कौन थी? कुंती और माद्री थी। 2 पुत्रियां थी राजा पांडु के, कुंती और माद्री, सॉरी, कुंती और माद्री। तो कुंती के थे 3 पुत्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, जिन्हें कौंतेय कहा जाता था। माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कौन थे? नकुल और सहदेव थे। ये 5 लोग थे जिनको 5 पांडव कहा जाता था, लेकिन कौंतेय 3 लोगों को कहा जाता था, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को।
बहुत लोग जानते नहीं होंगे, आज पता चला होगा, आशा करते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़ें। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लेखन में वाग्वैदग्ध का आशय है भाषा की प्रभावोत्पादकता, पत्रों का चरित्र चित्रण, रचना की विषय वस्तु पर विशेष आकर्षण और अभिव्यक्ति की प्रभाव उत्पादकता, यह बताना है। तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। चौथा सही हो जाएगा अभिव्यक्ति की प्रभाव उत्पादकता, यह हो जाएगा आप सभी का वाग्वैदग्ध का आशय। चलिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न ऐसे नहीं बनाए गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने, यह बताना है। तो 1903 में बने। कब बने? 1903 में बने। ठीक, ये याद रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 में बने और इन्होंने 17 वर्षों तक अपना कुशलतापूर्वक कार्य किया है। सोच ले सकते हैं, मतलब 17 साल। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन है। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या है? पांडित्य और ज्ञान का प्रदर्शन करना, लोक मंगल की साधना करना, जनता का मनोरंजन करना, और चौथा ऑप्शन क्या है? काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। तो कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी को हो जाएगा काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम, राम बिहारी, रास बिहारी कि कृष्णदास? 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। घनश्याम नाम है इनका, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। क्या नाम है? घनश्याम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, भूषण जी की कुछ रचनाएं याद रखना, जैसे शिवाजी हैं, शिवाजी है, और शिवाजी और छत्रसाल याद रखना। छत्रसाल, यह याद रखना, इनकी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोबारा बता दिए। अच्छा, भूषण रीतकालीन कवि हैं, ये भी याद रखना। रीतकालीन कवि हैं भूषण। और एक बात और, इनका जन्म हुआ था 1613 में। इतनी बातें याद रखना, बाकी सब सही है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। रीतकाल में किस भाषा का साहित्य सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ? रीतकाल में किस भाषा का साहित्य सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ब्रज भाषा का सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ कब? रीतकाल में। और रीतकाल का अगर पूछा जाए तो 1658 1857 मान लेना कार्यकाल है। ठीक है, तो केशव जैसे बिहारी, घनानंद, पद्माकर, भूषण, ये सब क्या रीतकालीन कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग भूल जाते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, आप सभी को क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? पहला सप्तक, तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, और कौन सा? चौथा सप्तक में। तो भवानी प्रसाद की रचनाएं हैं किसमें हैं? दूसरा सप्तक में। किसमें? दूसरा सप्तक में। दूसरा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा सप्तक में है। ठीक। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक याद रखना, प्रथम संग्रह है उनका गीत फरोश। गीत फरोश याद रखना। क्या? गीत फरोश। थोड़ा जोर देना पड़ता है याद करने के लिए। गीत फरोश कुछ लिखे रखा करेंगे अब, जिससे याद रहा करे। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 11 है कि 10 है? तो 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह सब हम लोग डिस्कशन करेंगे जब अलंकार पढ़ेंगे। प्रीवियस और क्वेश्चन जो करा रहे हैं घटना चक्र में, उसमें डिस्कशन करेंगे। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी है, भामा है, विश्वनाथ है कि आनंदवर्धन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है आप सभी को। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो भामा हो जाएंगे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन है? अनुभाव, संचारी भाव, रस, विभाव। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रस। अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन सा? रस है।
और 62 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। सुभाषिणी, सुभाषी, सुवक्ता, मितभाषी। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सुवक्ता हो जाएगा। जो अच्छा बोलता हो क्या हो जाएगा? सुवक्ता हो जाएगा। तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा तीसरा। और जैसे जो कम बोलता हो तो वो क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा। जो कम बोलता होगा तो मितभाषी हो जाएगा। सुभाषी कौन होता है? जो सुंदर बोलता है। सुभाषी हो जाएगा सुंदर। सुभाषिणी, जो अच्छा भाषण देता है उसे सुभाषिणी कहते हैं। जो अच्छा बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। ठीक, चारों ऑप्शन बता दिए हैं। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए क्या हो जाएगा? अमर, अमर्त्य, अजर, अमर, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मृत्युंजय सही हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय हो जाएगा। जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर होता है। जो अनश्वर हो उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य कहते हैं। जो क्या हो? अनश्वर हो। अनश्वर, ये लिख रहे हैं, यह बोल रहे हैं जो अनश्वर हो उसे कहते हैं अमृत। ठीक, अमर्त्य कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो उसे क्या कहते हैं? वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी। तो सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? सहिष्णु। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 65 नंबर का। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट। 15 दिन में एक बार छपने वाला पत्रिका कौन सी होती है? साप्ताहिक होती, मासिक होती, पाक्षिक होती, और एक है ऑप्शन वार्षिक होती। तो ना तो वार्षिक होगी, ना तो मासिक होती, ना तो साप्ताहिक होगी, पाक्षिक होगी। 15 दिन में छपती है पाक्षिक पत्रिका। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। निश्चित समय में होने वाला आदेश अध्यादेश। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। 68 नंबर प्रश्न का। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। तीसरा सही हो जाएगा। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का सही विलोम शब्द क्या है? दानव। ठीक है, एक वाला सही हो जाएगा। भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? भीषण का विलोम क्या होगा? सौम्य हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो भीषण का हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा? भीषण का सौम्य हो जाएगा। 70 नंबर का एक। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है विलोम शब्द। आग्रह का सटीक विलोम बताना है। दुराग्रह हो जाएगा, अनाग्रह हो जाएगा, कि आग्रह रहित हो जाएगा। दुराग्रह 2 बार दे दिया है। दुराग्रह दुग्रह इसमें अंतर तो है नहीं। साग्रह। तो आग्रह का 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। एक वाला सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताना है। विरक्त। विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। तो सटीक विलोम शब्द विरक्त क्या क्या हो जाएगा? अनुरक्त हो जाएगा, अनुरक्त, अनुरक्त हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, और अनुरक्त, अनुरक्त हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। आप सभी को हो जाएगा अनुरक्त। एक वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। किस 72 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? अनुरक्त का विरक्त। और रत का पूछ लिया जाए तो विरत हो जाए। इसका विलोम क्या होता है? रत। चलिए 73 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का, आप लोग 2% सपोर्ट करेंगे तो हम 200% सपोर्ट आप सभी का करेंगे, और आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लाएंगे, 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और लाइक सेशन को जरूर कर दीजिए, जिससे क्या थोड़ी वो बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँ। कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शत्रु का समानार्थी अरात है। क्या है? आरात है। कहाँ? ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आरात, शत्रु शब्द का समानार्थी। चलिए 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो दारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है बताना है। दाख है, दवा है, पत्नी है, आकाश है। तो दारा शब्द का क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा समानार्थी। 74 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा। और और दारा को दासी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, चलिए इंद्रापति। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इंद्रापत किसे कहते हैं?
ब्रह्मा को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, वरुण को कहते हैं, कुबेर को कहते हैं। इंद्रापति 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो विष्णु को कहते हैं इंद्रापति। इंद्रापति विष्णु को कहते हैं। धनद किसे कहते हैं? धनद कुबेर को कहते हैं। धनद याद आ जाए तो कुबेर को कहते हैं। और चतुरानन याद आ जाए तो किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। चतुरानन किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं चतुरानन। वरुण किसका पर्यायवाची है? तो वरुण किसका है? जलदेव का। किसका? जलदेव या समुद्र कह सकते हैं। ठीक, चलिए 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? सौमित्र किसके लिए प्रयुक्त होता है? भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए, लव के लिए, कुशल के लिए। सौमित्र 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सौमित्र जो है लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त होता है। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथियार है? अस्त्र है, शस्त्र है? दो ही में से बता दीजिए। अस्त्र शस्त्र दोनों है, तो बाण किस प्रकार का है? तो बाण जो है आप सभी का अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। अस्त्र है बाण। ठीक है, चलिए। और अच्छा, अस्त्र अस्त्र जो है हाथ से फेंक कर चलाने जाने वाला जो होता है वो अस्त्र होता है। जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद को माना है, पुन्नी को माना है, शालिभद्र सूरी को माना है, स्वयंभू को माना है। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सरहपाद को, राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद को माना है। क्या माना है? प्रथम कवि। ठीक है। अच्छा, सरहपाद कौन थे? 84 सिद्धों में से एक थे, याद रखना। सरहपाद कौन थे? 84 सिद्धों में से एक थे। चलिए 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। सेकंड लास्ट है। फिर वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे 79 नंबर प्रश्न तक, तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से, क्योंकि 79 नंबर पूरा प्रैक्टिस सेट देखने की किसी की हिम्मतें नहीं, सिलेक्शन सब लेना चाहते हैं और पूरा प्रैक्टिस सेट देखने की हिम्मत नहीं। दोस्तों मैं जब बैठ जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, बीच में ब्रेक तक नहीं लेता, कंटिन्यू रिकॉर्ड करता हूँ जब तक 80 प्रश्न आप सभी के रिकॉर्ड नहीं हो जाते। लेकिन देखने वाले 1 मिनट 2 मिनट देखते, 3 मिनट देखते मैक्सिमम, उसके बाद देखते नहीं। उनको लगता है बोरिंग है। लेकिन पूरा प्रैक्टिस सेट 80 क्वेश्चन का 40-45 मिनट में करवाना किसी के दम की बात नहीं, जो 40-45 मिनट आप सके 80% करवा दे। प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे नहीं करवा सकता। कारण ये है कि 20 मिनट, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आदत पड़ी हुई डिस्कशन करने की सबकी, तो 80 क्वेश्चन कहाँ से करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो अलंकार प्रकाश है, सरसराज है, कि कवि कुल कल्पतरु है, कि काव्य निर्णय है? कौन सी? 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। तो कवि कुल कल्पतरु है। ठीक है, तो यह है किसकी है? चिंतामणि की। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कवि कुल कल्पतरु रीतकालीन कवि चिंतामणि द्वारा लिखित है। ठीक, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि अच्छा काव्य प्रकाश पूछ लिया जाता है तो मम्मट की है। अब विश्वनाथ प्रसाद की पूछ लिया जाए तो प्रताप रुद्र यशोभूषण, यह विश्वनाथ की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 80 नंबर लास्ट प्रश्न है। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। अंबिका प्रसाद गुप्त है, कि जगदीश गुप्त है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, कि काशी प्रसाद जायसवाल है? आप सभी को बताना है 80 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो आप सभी का कौन सा हो जाएगा? अंबिका प्रसाद गुप्त हो जाएगा। इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त है। 1919 में, 1909 में इन्होंने प्रकाशित किया था। कब? 1909 में। ठीक है। अच्छा, जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त के द्वारा कौन सी प्रकाशित होती? तो नई कविता। यह अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता इन्होंने प्रकाशित की थी, नई कविता। तो यह अर्धवार्षिक थी, जगदीश जगदीश गुप्त के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक, और यह इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी। नई कविता 1954 से यह प्रकाशित कर रहे थे, 1954 से। ठीक, तो दोस्तों यह हो गए आप सभी के 80 प्रश्न, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप सभी का संभवतः पीजीटी का होगा, मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय का होगा, 11 to 12 का होगा। ये इतना याद रखना, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा उससे बाहर एक भी प्रश्न आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।